हाँ, ये दो क्वेश्चन है। विच इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आई वैल्यूज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली है और उनके जस्ट बगल वाली फैमिली, उनकी IE1 को कंपेयर करना है। 5 ऑप्शन है। सिमिलरली एल्कलाइन अर्थ मेटल है और उनके बगल में बोरोन फैमिली है। तो इनमें से कितने सही है और इसमें से कितने सही है, ये बताओ। IE1 का ऑर्डर है। देखो जरा, ये नॉर्मली कौन सी फैमिली होती है? हाफ फील्ड। और अपन ने ये सीखा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। अब देखो, ये कंपैरेटिवली अगर आप इसको देखोगे तो होता क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऐसा देखा गया कि ये एक स्टेप आगे चला जाता है। ये अपन ने डिटेल में डिस्कस करा था। एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल अप टू थर्ड पीरियड ओनली। मतलब करस्पॉन्ड जो नाइट्रोजन होगा वो अपने बगल वाले ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, according to experimental data, which is not true in case of SB&T and bismuth and PO। तो मतलब नॉर्मली ये लोग सोच लेते हैं कि अगर हाफ फील्ड है तो वो फिर हमेशा ही ज्यादा होगा। ऐसी बात सही नहीं है। तो इसमें आपके जो आंसर आएंगे ऑल आर करेक्ट। बिकॉज बेटा ये बात तो सही है कि इनका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा होगा, बट वो बगल वाले एलिमेंट से ज्यादा हो पाएगा ये तो डेटा देख के ही हमें पता लगेगा। सो दिस इज ट्रू फॉर नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। अपने करस्पॉन्डिंग चैल्कोजन से क्या होता है, एक स्टेप आगे चले जाते हैं आयोनाइजेशन में। और एसबी और बिस्मथ का कम ही रहता है। सेम अगर आप देखोगे तो इसमें भी होता है। देखो ये मालूम है, these are NH2, this is 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2। So these are fully filled configuration। ये आता था 2p1, 3p1, 4p1, 5p1 एंड 6p1। इसमें भी हमने देखा था बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज्यादा हो गया था। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ज्यादा था। सेम थिंग इज ट्रू फॉर कैल्शियम ऑल्सो, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इसमें भी ऑल करेक्ट।
अब एक क्वेश्चन नोट कर सकते हो। हाउ मेनी of the following how many of the following can dissolve in concentrated HCl? पूछा जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl में कितने डिसॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड इज MnO2, ये सब सॉलिड होते हैं। SnO2, Pb3O4, Fe3O4, PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, CuCl2, BaCl। How many of the following can dissolve? In concentrated HCl। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MnO2, PbO2, MnO2 के बाद SnO2 और Pb3O4, Fe3O4, PbCl2, AgCl, Hg2Cl2, CuCl2 एंड BaCO3। ये सब सॉलिड है। देखो जरा, अगर कोई मेटल ऑक्साइड है और उसका अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो डेफिनेटली क्या बनता है, CaCl2 सॉल्ट प्लस H2O। तो जो CaO सॉलिड है वो CaCl2 एक्वस में कन्वर्ट हो गया एंड दिस इज वाटर सॉल्युबल, तो यस ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड का कोई भी बेसिक ऑक्साइड अगर होगा, जो बेसिक ऑक्साइड होगा तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्ट बनाएगा, और मोस्टली जो क्लोराइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते ही। सेकंड बड़ा प्यारा रिएक्शन है MnO2 का कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। अगर 4 HCl डालें तो ये बनाता है MnCl2, Mn प्लस 4 से प्लस 2 में रिड्यूस होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होता है और पानी निकल जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर का सॉलिड होता है MnO2, MnO2 का कलर ब्लैक होता है बेटा। MnO2 का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
तो रेडॉक्स हुआ इसमें और क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। अच्छा, SnO2 की बताओ, कौन बताएगा रिएक्शन? SnO2 सर SnCl4 जो SnO2 सॉलिड होता है उसको अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालोगे, SnCl4 बन सकता है +2H2। बट याद रखना, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एंड ये SnO2 डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब होगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत होगा। और मतलब ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप ये याद रखना, SnO2 बीइंग अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं होता। मतलब क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी ये होगा भी फॉरवर्ड तो ये तुरंत बैकवर्ड आ जाएगा। तो आप ये बात एक इम्पोर्टेंट है, ये एक स्पेशल बात है। SnO2 जो होगा वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं होगा। और एक बात और याद रखना, अगर +4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड्स इन जनरल dissolve in HF but not in HCl, HBr and HI। HF में डिसॉल्व हो सकते हैं, +4 वाले HF में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन HCl, HBr, HI में नहीं होते हैं। एक स्पेशल पॉइंट है, ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट Pb3O4 रेड लेड, ये तो बहुत शानदार तरीके से ये Pb3O4 MnO2 जैसा रिएक्शन करता है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ PbO एंड PbO2। तो क्या होता है कि पूरे के पूरे +4 को रेडॉक्स करके +2 में कन्वर्ट कर देता है। तो +2 वाला ऑक्साइड तो वैसे ही PbCl2 बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हल्का सा गर्म करना रहता है और इस रिएक्शन में भी हल्का सा आपको गर्म करना पड़ेगा। तो PbCl2 एक्वस +Cl2 +H2। अब एक बात याद रखना, आपको मालूम है PbCl2 ठंडे में इनसॉल्युबल होता है और गर्म में सॉल्युबल होता है। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन डिसॉल्व इन HCl? तो यस, इट कैन बी डिसॉल्व। तो इसको अपन टिक करेंगे, बिकॉज सर पर PbCl2 PbCl2 की सॉल्युबिलिटी कम ही होती है, और अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया तो वो कॉमन आयन इफेक्ट से और भी कम हो जाएगी ना। बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ है भाई? सर और excess chloride concentration में PbCl2 will also undergo complexation, right? हाँ, हाँ, ओके करेक्ट, ओके। ले जाएगा उसको। और ये तो वैसे भी थोड़ा सा देखो, ये रिएक्शन तो वैसे भी हीटेड कंडीशन में होती है ना, और हीटेड कंडीशन में तो वैसे भी जो PbCl2 बनेगा वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा। हाँ सर। अच्छा, Fe3O4 जो होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ +2 एंड +3। ये कुछ खास ज्यादा नहीं करता है, बस ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस तो नहीं होता है, बट ये अपने क्लोराइड्स में चला जाता है और दोनों वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद PbCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, अभी जो इसने बोला था क्या बनाता है,
H2PbCl4। क्लोरोप्लम्बिक एसिड है ना, ये याद रखना, PbCl2 एक्सेस ऑफ PbHCl में डिसॉल्व हो जाता है और ये घुल जाता है। दिस इज वाटर सॉल्युबल। अच्छा, आपने ये देखा होगा, ये इस तरीके से साइनाइड नहीं बनता है। KCN से अपन ने रिएक्शन कराया था, एक बार चेक करो। KCN का जो मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया था, उसमें देखो जरा, पीबी का जो PbCN2 था वो डिसॉल्व हुआ था क्या, एक बार चेक करो। चेक करा बेटा। हाँ सर, एक्सेस में कोई बनता नहीं है। देखो देखो बेटा, ये Pb2+ का, बेटा ये बताओ, Pb2+ एसिड्स में कौन सा एसिड था, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड या बॉर्डर लाइन एसिड? Pb2+ बॉर्डर लाइन एसिड में था, ठीक है। तो ये उसकी वो प्रॉपर्टी है जो उसके सॉफ्ट नेचर को दिखाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी Pb2+ इज बिहेविंग लाइक सॉफ्ट एसिड बिकॉज साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, क्लोराइड के साथ। नहीं सॉरी, क्लोराइड हार्ड था ना, तो इट इज बिहेविंग लाइक हार्ड। अब देखो जरा एक और बात इंपॉर्टेंट, ये दोनों बेटा कोई क्लोरो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। मतलब सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, याद रखना, इनके जो ये डिसॉल्व नहीं होते हैं उसमें, तो will not dissolve in concentrated HCl. No chloro complex formed. आपको पता होगा इनके कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, साइनो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, ये बनाता है, ये बनाता है क्या, H2CuCl4। ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये दोनों सॉल्युबल नहीं होंगे, ये सॉल्युबल होगा। और बाइकार्बोनेट्स, ऑल बाइकार्बोनेट्स, कोई भी बाइकार्बोनेट का पीपीटी, सॉरी कार्बोनेट का पीपीटी ले लो, कोई भी कार्बोनेट का पीपीटी ले लो, HCl में बन जाता है। और क्या बनाएगा, BaCl2 जो कि वाटर सॉल्युबल है, प्लस H2O प्लस CO2 गैस लिबरेट होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। इसमें हमने क्या क्या सीखा, AgCl, Hg2Cl2 एंड PbCl2। बट अगर आपको याद हो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, तो ये तीन आपके प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये तीन प्रेसिपिटेट बनते हैं बेटा, याद है, ये तीन प्रेसिपिटेट बनते हैं फर्स्ट ग्रुप में। आज होगा प्रभात, तो दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड और दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर PbCl2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व हो गया तो वो PbCl2 होता है, और अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो AgCl और Hg2Cl2। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? MnO2 बहुत बार आ चुका है जेई में,
PB3O4 इज वेरी फेमस, ठीक है। और ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप देख ही चुके हैं। कोई भी कार्बोनेट हो, HCl डालने पर CO2 गैस लिबरेट होता है और यहाँ पे सॉल्ट बनता है जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। हाँ, वो चेक कर लेना ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। तो क्लोराइड्स तो मोस्टली वाटर सॉल्युबल ही होते हैं। हाँ, यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट है दैट इज SnO2। और याद रखना ये सब +4 वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट के मेटल ऑक्साइड है वो HF में डिसॉल्व होंगे, HCl, HBr और HI में डिसॉल्व नहीं होते। तो इसमें तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट ये रिएक्शन आपने देखा होगा, RCOCl का रिएक्शन अगर आप R2CD से कराओ, डाई अल्काइल कैडमियम और R2CuLi, तो क्या बनता है मालूम है क्या? सर कीटोन। करेक्ट। ये अगर R' ले लें तो क्या होता है, ये R' माइनस यहां अटैक करेगा, RCO R' बनता है और ये रिएक्शन इस पे स्टॉप हो जाता है। मतलब क्या हुआ, क्लोरीन निकला और R आया। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आपको सिर्फ एसिड हैलाइड में एक R लगाना है तो आप ये यूज करना, इधर R2CD और R2CuLi, बिकॉज सेम रिएक्शन RCOCl में अगर आप ग्रेगनाट से करा दोगे तो क्या होता है, पहले RCO R' बनेगा और उसके बाद ये फिर अटैक करके उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? फिर पानी डाल देने पर ये अल्कोहल आ जाएगा। तो अगर आप ये रिएक्शन कहाँ स्टॉप करना चाहते हो, अगर आप ये रिएक्शन कीटोन पे स्टॉप करना चाहते हो तो आपको लेना होगा डाई अल्काइल कैडमियम और R2CuLi। ठीक है, ये बस एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। इसमें क्या होगा, पहले Cl निकलेगा और फिर एक अगला अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है 3 डिग्री अल्कोहल, 2 R आ जाते हैं। इसमें एक ही होता है, ये अगर मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट एक बात और हल्की सी मैं शेयर करना चाहता हूँ। बेटा ये बताओ, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन में ज्यादा फास्ट था या पाइरिडीन में? ये मैं आपको बता चुका हूँ। बेंजीन में ज्यादा फास्ट होता है, बोलो बोलो भाई। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें रिलेटिवली स्लो होता है थोड़ा सा, बट एक बात याद रखना, ये भी मैं आपको शेयर कर चुका हूं, अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो आप स्ट्रॉन्ग, या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो, वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब जबरदस्त NH2O- इस टाइप का, NR2, यहाँ पे NO2Cl, तो ये सब आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, ये ऐसा मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लेकिन पाइरिडीन आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन
मैं यहाँ पे देखो अगर NO2 डाल दूं, CN डाल दूं, SO3H डाल दूं, NR3+ डाल दूं, ठीक है, CF3 डाल दूं, मतलब स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग अगर डाल देता हूं तो वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग डाल दूं लाइक O-, NR2, NH2, NHR, NH2, तब भी ये फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा। फ्रीडल क्राफ्ट देने के लिए बेंजीन डेरिवेटिव मॉडरेटली एक्टिवेटिंग या फिर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होना चाहिए। लाइक मिथाइल है तो दे देगा, क्लोरीन है तो दे देगा, ठीक है, तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होना चाहिए, ये बात एक याद रखना। और पाइरिडीन में इतनी भी रिएक्टिविटी कम नहीं हो जाता है कि EAS ना हो, और पाइरिडीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जस्ट मैं आपको ये पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि पाइरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा, एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा, और नॉर्मल सारी रिंग्स जो होंगी वो आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया। इससे बेस्ड अगर क्वेश्चन आएंगे तो केयरफुली करना, काफी फेमस है और आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बताओ बेटा, ये पॉइंट सबका क्लियर है ना? ये वाला, ये तीनों पॉइंट जो अभी अपन ने डिस्कस करे। यस सर। R2CD R2CuLi रिएक्शन को एसिड हैलाइड का विल स्टॉप एट कीटोन, बट RMgX अल्कोहल तक ले जाएगा। और जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसका बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर सोचो जरा, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है ना बेटा, जो कैनिजारो रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, वो कितना होता है, क्या आपको मालूम है? आपके पास अगर कोई नोट्स वगैरह हो तो आप उनमें देख सकते हो, ठीक है, नोट्स रेफर कर सकते हो और आप मेरे को आंसर बताओ। और जो आपके ऑप्शंस है वो है 2, 3, 4, 5। What can be the order of Cannizzaro reaction? Your options are 2, 3, 4, 5. हाँ, कैनिजारो के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करो जरा। देखो, जो कैनिजारो का रेट आता है वो आता है कि एल्डिहाइड टू द पावर 1 एंड OH माइनस टू द पावर 1, ठीक है। if concentrated if concentration of NaOH is 50% and below, तुम्हारा सेंस ठीक था। if concentration of NaOH is 50% and below, तो ये आता है if concentration of NaOH is greater than 50%, तब जाके क्या होता है, कैनिजारो का जो रेट होता है वो K
एल्डिहाइड टू दी पावर 2 एंड बेस टू दी पावर 2 हो जाता है, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया। ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होती थी वो क्या होती थी, HOH और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते थे, तो दिस OH माइनस विल अटैक एट this will form HO minus OH और H। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूं कब, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज 50% और बिलो। अगर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 50% और 50% से कम है, तो ये हाइड्राइड डोनर ये निकलता है H, और ये किस पर अटैक कर देगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर। ठीक है, और क्या बन जाएगा, HOH CO प्लस CH3O माइनस। और चूंकि मीडियम कैसा है, मीडियम कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही, बोलो स्ट्रॉन्गली बेसिक है, तो ये जो एसिड होगा ये सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, और बेस में अल्कोहल तो आइसोलेट हो सकते हैं। और ये कहां से ले रहा है, ये H कहां से ले रहा है, फ्रॉम सॉल्वेंट, ये H ले लेगा फ्रॉम सॉल्वेंट। तो अब NaOH है, थोड़ा बहुत पानी हो गई, तो ये जो H आता है ये सॉल्वेंट से आएगा, और ये H जो जाएगा वो OH माइनस के पास जाएगा, मतलब सॉल्वेंट पर जाएगा। क्लियर? सो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट इन केस ऑफ अगर 50% और 50% से कम है NaOH। अब देखो क्या डिफरेंस होता है, अगर इसको 50% से ज्यादा कर दो तो ये जो अल्कोहल है ये यहीं पे लूज कर देता है, बिकॉज चूंकि आपको मालूम होगा हाइड्राइड शिफ्ट इज RDS, तो मालूम है ना, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बिकॉज ये स्लो स्टेप होता है, आप यहाँ पे H को लीव कराते हो, ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा इन कॉन्सेंट्रेटेड 50% से ज्यादा जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो ऐसा रेट लॉ देखा गया है कि ये वाला जो H है ये भी निकल जाता है और डाई एनाइन वाला बन जाता है, इस तरीके से बनता है। और अब इसका निकलना ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 50% NaOH भी तो कर सकता है ना ये काम, बिल्कुल कर सकता है, थोड़ा बहुत वहां पे भी बनता है, बट जो एक हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा ना कि कब डाई एनाइन बनेगा और कब ये बनेगा, तो ये ऐसा बुक्स में दिया हुआ है। बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कैनिजारो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना होता है, इन जनरल इट इज 3। तो जो ओवरऑल ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, इन जनरल इट इज 3, बट इट कैन बी 4 फॉर concentrated NaOH, if और कितना concentrated, so that limit is 50%। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है। इसका मैकेनिज्म तो आता ही होगा आप लोग, बोलो। बताओ बेटा, इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो। बेटा इसमें कोई डाउट किसी को, समझ आ गया ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन बताना जरा, कैनिजारो के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड उसका एक एग्जाम्पल है,
बेंजल्डिहाइड उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं लाइक NO2, पहला केस, दूसरे केस में यहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं लाइक NR2, ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में कैनिजारो फास्ट होगा, किस रिएक्शन में कैनिजारो फास्ट होगा? इफ वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 or we are having electron releasing group like NR2. This is very good electron releasing group to the benzene ring and this is electron withdrawing group. बताओ किस में फास्ट होगा? 1 and 2 में क्या रेट होगा? ये सोचो जरा। इसमें अगर आपको टिक करना होता तो आप लोग क्या टिक करते बताओ, ऑनेस्टी से बताओ। प्रणव तो तुम इसमें फर्स्ट टिक करके आते, हाँ सर, 1 more कैसे? than 2 सर, क्यों? क्योंकि 2 का जो कार्बन पे डेल्टा प्लस है वो कम है। बेटा बेटा कौन सा स्टेप RDS है कैनिजारो में? तुम बात कर रहे हो पहले स्टेप का। कैनिजारो रिएक्शन में कौन सा स्टेप RD स्टेप होता है? सर, रिमूवल ऑफ हाइड्राइड। तो तुम फिर इसमें अटैक क्यों देख रहे हो? CO पे तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे तो डेल्टा प्लस बढ़ जाएगा तो NaOH का अटैक फास्ट हो जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? हाँ हाँ सर। तो बेटा दिस इज योर फास्ट स्टेप फास्ट हो भी जाएगा तो उससे क्या अंतर पड़ेगा? स्लो यस स्टेप सर। फास्ट होना मांगता है ना? हाँ सर। तो बताओ आंसर अब क्या होगा? अच्छा इसमें बेटा मैं बता रहा हूँ, ये जो बुक्स हैं इंडियन राइटर वाली, ठीक है, उनमें इतनी मिस्टेक दी हुई है इस कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है, मतलब इतने क्वेश्चंस आपने देखे होंगे विच इज द बेटर हाइड्राइड डोनर, मतलब इतने सवाल बनाए हुए हैं ना इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, वो सब गलत है, वो सारे क्वेश्चंस गलत हैं बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ होती है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है
तो वो बेहतर हाइड्राइड माइनस डोनर होगा। वो इसलिए मानते हैं कि भाई H माइनस निकालना है, H को इलेक्ट्रॉन लेके निकलने हैं, ठीक है, तो रिंग शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। बेटा वो जो लेके निकल रहा है ना, वो उसके लिए 2 ऑक्सीजन जो है ना वो सफिशिएंट है। बेंजीन से वहां पे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो, बिकॉज जो उसको मेन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीजन दे रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे डाई एनाइन भी बनता है कई बार, अभी अपन ने डिस्कस करा। तो बेंजीन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बात कर रहा हूं, ठीक है। जब बेंजीन में NR2 लगा दो, बेटा ऐसा देखा गया कि उसमें कैनिजारो होता ही नहीं है। रेट स्लो की तो छोड़ो, होता ही नहीं है। और सुनो, NO2 लगा देने से रेट इनहेंस हो जाता है। NO2 लगा देने से रेट क्या होता है? इनहेंस हो जाता है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट मैं आपको फिर भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बता रहा हूं। देखो अब हम क्या सोचते हैं, आपने क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, इनफैक्ट पता है कई एग्जाम में भी आते हैं ये जो पेपर्स होते हैं। बट आप समझ रहे हो, जब ये मिसकंसेप्शन जब सबको ही है, तो जेई इसमें बहुत जल्दी क्वेश्चन पूछने वाला है। बहुत जल्दी इसमें जेई में आप क्वेश्चन देखोगे। हो सकता है आप लोग को ही मिल जाए, या हो सकता है आपके जूनियर्स को मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो NO2 लगा देने से कैनिजारो का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है, और NR2 लगा देने से तो कैनिजारो ही खत्म हो जाता है। फिर तो कैनिजारो होता भी नहीं है, फिर तो कैनिजारो होता ही नहीं है। तो अगर मैं 3 कंपाउंड को कंपेयर करूं, पैरा पोजीशन पे अगर कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ बेंजल्डिहाइड है, और पैरा पोजीशन पे अगर NO2 लगा, और पैरा पोजीशन पे अगर NR2 लगा, तो सबसे फास्ट, जो सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा स्पीड वाली रिएक्शन होगी, रेट वाली रिएक्शन होगी, वो होगी NO2 वाली। सेकंड नंबर पे होगा हाइड्रोजन वाला, और थर्ड नंबर पे होगा NR2 वाला। ये चीज आप लिख लो कॉपी में, और इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं बताता हूं। पहले तो ये फैक्ट है, इसको एज अ फैक्ट लो, ठीक है। अब इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। हाँ लिखो बेटा, aromatic aldehyde, aromatic aldehyde having electron withdrawing group like NO2, aromatic aldehyde having electron withdrawing group like NO2 easily undergo disproportionation reaction, easily undergo disproportionation reaction। अच्छा, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है बिकॉज एक एल्डिहाइड एसिड में गया, तो एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और एक एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया। एरोमेटिक एल्डिहाइड हैविंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2 easily undergo disproportionation reaction compared to those containing electron releasing group. This is because hydride ion transfer, this is because hydride ion transfer, this is because hydride ion transfer from the alkoxide ion, from the alkoxide ion, ये जो alkoxide ion बना था, जो O माइनस बना था ना, from the alkoxide ion results in the formation of more stabilized carboxylate ion due to minus I effect. In addition to this,
In addition to this, presence of electron withdrawing group makes the carbonyl carbon more electrophilic. In addition to this, presence of electron withdrawing group makes the carbonyl carbon more electrophilic, and so it easily undergo nucleophilic addition with OH minus ion to form hydroxy alkoxide ion. बेटा हालांकि जो सेकंड पॉइंट बोला है वो आरडी स्टेप नहीं है, तो उसका लेना देना नहीं है, बट मैं जो मेन रीजन बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हाइड्राइड शिफ्ट उसमें फास्ट हो जाता है. दैट इज सरप्राइजिंग. मैं क्या बोल रहा हूं, NO2 लगा देने से हाइड्राइड शिफ्ट फास्ट हो जाता है, बट फर्स्ट स्टेप भी फास्ट हो रहा है और आरडीएस भी फास्ट हो रहा है. आगे लिखो. पैरा N, कैपिटल N, पैरा N, डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, पैरा N, डाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड doesn't undergo Cannizzaro reaction. तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, जो फर्स्ट है वो बहुत ज्यादा होगा सेकंड से. इनफैक्ट अगर ये कंपाउंड की अगर आप बात करो, ये बेंजल्डिहाइड है और ये है N, डाइमिथाइल अमाइनो. तो पता बेटा क्या होता है, ये इस तरीके से जबरदस्त रेजोनेंस करता है. ठीक है, ये इस तरीके से रेजोनेंस करता है. और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मतलब ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये शो नहीं करता कैनिजारो. ठीक है, अब जब इस पे अटैक ही नहीं होगा, जब इस पे अटैक, क्योंकि O माइनस आ गया तो इस पे अटैक ही नहीं होगा, तो ये शो नहीं करेगा. अब देखो, ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि शो नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो तो हमें लर्न करना पड़ेगा. बट अब एक बात यहाँ पे देखनी है, क्या देखनी है, उसको देखो जरा ध्यान से. अगर बेटा यहाँ NO2 है, तो चलो ये बात तो सही है, NO2 है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो अपना प्राइमरी फैक्टर है भी नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं. अब देखो क्या होगा, जब इसमें O माइनस अटैक करेगा, मतलब OH अटैक करेगा, तो O माइनस बनेगा. क्लियर है. अब देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है बेटा, दिस हाइड्राइड शिफ्ट विल बी इजियर एज कंपेयर टू बेंजीन और एज कंपेयर टू NR2. देखो होता क्या है, ये जो होगा और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ऐसा बोला जा रहा है कि दिस हाइड्राइड शिफ्ट इज इजियर. देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये NO2 है और ये हाइड्राइड शिफ्ट सब होने के बाद ये इसका प्रोडक्ट होता है. बोलो, मतलब ये वाला स्टेप ही आरडी स्टेप है. बोलो बेटा. हाँ, यही स्टेप आरडी स्टेप है. तो ये बोला जा रहा है कि ये O माइनस से ये H स्पीड में निकलता है और दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करके उसको किसमें बदल देगा, अल्कोहल में. जैसा ना ये सॉल्वेंट से H ले लेगा. तो अब ऐसा है, देखो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, और कार्बोक्सिलेट आयन का क्या होता है, प्लस आई, और यहाँ पे क्या है, माइनस आई, माइनस एम. तो होता क्या है, ये बेंजीन को, ये ग्रुप बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है. डीएक्टिवेट करने से ये ग्रुप जो बन रहा है ये उसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये इस तरीके का रेजोनेंस होने लगता है.
ये फ्लो इस NO2 डाल देने से ये रेजोनेंस ऐसे होने लगता है, यहाँ डिफिशियंसी होती है और उसको ये स्टेबलाइज कर देता है। जबकि अगर आप NR2 देखोगे, समझना ध्यान से, अगर यहाँ NR2 डाल दिया आपने, तो NR2 अगर डाल दिया तो रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और रिंग अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो रिंग पे नेगेटिव होगा, और रिंग पे अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव होगा, और कार्बोक्सिलेट आयन का प्लस आई होता है। ओवरऑल अगर आपको पता हो तो इस तरीके से होता है ये, बोलो बेटा, और इसका प्लस आई एग्जर्ट होता है। तो अब बताओ, अगर ये प्लस आई शोइन ग्रुप है तो ये यहाँ पे अगर ऑलरेडी माइनस है बिकॉज ऑफ NR2, तो फिर इसका फॉर्मेशन कठिन होगा या इजी होगा, बस आप ये बताओ। बोलो बेटा, कैनिजारो में ये फिक्स है कि आपको कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, बेटा ये बात क्लियर है। और कार्बोक्सिलेट आयन का ईज ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन पे कब ज्यादा होगा, व्हेन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बोक्सिलेट आयन कैसी रिंग पे लगना चाहेगा या फील करके देखो, और ये अज्यूम करके देखो कि कार्बोक्सिलेट आयन इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो, अरे बताओ भाई। सर आरडीएस आरडीएस में हाइड्राइड निकल रहा है तो यार वो सुनो, हाइड्राइड निकल रहा है, हाइड्राइड निकल रहा है, बट अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो निकल जाए हाइड्राइड, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्ट की अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो। मैं इसी वाले रिएक्शन की तो बात कर रहा हूं। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट के बनने का रेट अगर फास्ट होगा तो ये स्टेप फास्ट नहीं हो जाएगा। बोलो, हाँ सर। बेटा इसको इसको फील करके देखो। यहाँ पे अगर आपका किसी स्टेप का प्रोडक्ट अगर इजीली फॉर्म होगा, अगर प्रोडक्ट इजीली फॉर्म होगा तो वो रेट फास्ट नहीं हो जाएगा, वो रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। हाँ सर। यहाँ हो सकता है बेटा, आप लोग पता क्या है, आप इस एंगल से देखते हो, आप ये देख रहे हो कि देखो बात सही है, अगर आप यहाँ देखोगे हाइड्राइड डोनेटिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है दिस शुड बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच। आप लोग का दिमाग में यही भरा हुआ है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच रिंग लगा दूंगा तो आप देखोगे ये दे रहा है, ये दे रहा है और ये देने लगेगा, तो यस इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, देखो किसी की देने की टेंडेंसी ज्यादा हो और जो एक्चुअल में ज्यादा दे, वो दो चीजें डिफरेंट है ना। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट मिसकंसेप्शन होता है बच्चों का, वो यही होता है, वो ये सोचते हैं कि यहाँ अगर NR2 लगा दिया तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये O माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है और इस लोन पेयर के पास है, और ये H इजिली निकल जाएगा। बच्चे ऐसे सोचते हैं, जबकि जबकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं कि इस रिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। बेटा अगर ऐसा होता तो ये वाला कंपाउंड कैनिजारो देता ना, तो इस रिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है हाइड्रोजन देने में, ये दोनों मिलके ही हाइड्रोजन देते हैं। और अब आप ये सोचो, सेकंड एंगल सोचो, हमेशा ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये पूरा ग्रुप, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में जाना है, और कार्बोक्सिलेट आयन इज अ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसका -M, कार्बोक्सिलेट आयन का -M कम होता है प्लस आई से, ओवरऑल इट्स अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो आप खुद सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको बनाना है तो किस रिंग पे फास्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग पे जो कि नेगेटिव चार्ज जिसमें भरा हो, या जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हो। बात समझ आ गई है? हाँ सर। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे गलती कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन। एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, CCl3, COH एंड CF3, COCF3। ऑर्डर बताओ। इसमें पानी डालोगे, पानी अगर डालोगे तो जो हाइड्रेट बनता है तो मालूम है ना, इसको अगर पानी में डालूंगा क्या बनेगा, CH3COH, OH और CH3, ये पता होगा है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इन रिएक्शन के इक्विलिब्रियम बताना है। के इक्विलिब्रियम का ऑर्डर क्या होगा? उसमें एक सरप्राइजिंग बात आएगा, डेटा शेयर कर रहा हूं एक थोड़ा सा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कंपाउंड, और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम, इसका मिलता है 0.001। तो ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्टेड है बताओ? कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ शिफ्टेड है ना ये। दिस इज 10⁻³ हाँ सर। तो ये एसीटोन का पानी के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड में बिल्कुल निग्लेजिबल होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। दिस इज 1.06। इक्विलिब्रियम अगर 1.06 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम ठीक ठाक बन जाएगा, है ना। तो इसका होता है 22.80, मतलब ये काफी फास्ट हो रहा है। तो इन तीन में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वाटर का अटैक इस पे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज क्राउडिंग कम है। तो मैं ये बोल सकता हूँ मोर क्राउडिंग एट CO, के इक्विलिब्रियम विल बी लेस। बोलो, ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वैसे भी रेट कम हो जाता है ना क्राउडिंग बढ़ने से। उसके बाद इसका जो वैल्यू है दैट इज 2000, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.2 × 10⁻⁶। इसका मतलब यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूं कि क्राउडिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी ठीक ठाक क्राउडिंग है, यहाँ पे तो और ज्यादा क्राउडिंग है। तो क्राउडिंग से भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इफ
if hydrogen bonding is available, if H bonding in hydrate is present, तब उसका K इक्विलिब्रियम एक्सेप्शनली हाई हो जाता है। अच्छा, और ये बेटा ये एक्चुअली में क्लोरीन वाला नॉर्मली आपने सुना होगा क्या कि क्लोरीन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैसे एलिमेंट चाहिए? FON, यस और नो? क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, बट यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं कर रहा होता, ये इतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाता है कि इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम कंसीडर कर लेते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो वो है ना, जब H और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो और एक लिमिट के अंदर आ जाए तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड्स विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो HFHNHO के बीच में जो इंटरेक्शन आता है उस रेंज में आ जाता है इसका ओरिएंटेशन की वजह से, इस तरीके से। तो देखो इसका एक्सेप्शनली हाई हो गया। और इसमें देखो क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है, फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? इस तरीके से ये एक्सेप्शनली हाई हो जाएगा। तो अगर आपको के इक्विलिब्रियम का पूछा जाए और एक दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उनको तो बेस्ट कर दें। ठीक है, इसमें बेटा एक और एंगल होता है, वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, इनमें जो हाइड्रेट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, इनका भी के इक्विलिब्रियम हाई होता है, इसका भी के इक्विलिब्रियम हाई होगा। यहाँ पे रिलीज मिलता है उसको एंगल स्ट्रेन से। नॉर्मल जो असाइक्लिक कीटोन्स होंगे, जो नॉर्मल साइक्लिक कीटोन होंगे, उनसे ज्यादा इनका होगा। अगर आपसे पूछा जाए CH3 CO CH3 and this के इक्विलिब्रियम और हाइड्रेट फॉर्मेशन, इसका बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? देखो जो अभी ये एंगल है, ये कितना एंगल है? 150, ये कितना है? 150, ये कितना है? 60, और यहाँ पे sp3 कार्बन होने से एटलीस्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो आ गई। क्लियर है बेटा? तो क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, देखो फॉर्मल्डिहाइड का डेटा देखो। फॉर्मल्डिहाइड मतलब नॉर्मली देखो, ये अगर मैंने बोला कि किस तरफ इक्विलिब्रियम, मतलब किसका हाइड्रेट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट है, इसमें आप बता दोगे, इसमें आप बता दोगे, इसमें आप बता दोगे, इसमें आप बता दोगे, लेकिन इसमें फंस जाओगे। बोलो बेटा, बोलो। सर क्या फॉर्मल्डिहाइड में 22.80 है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा, बट फिर भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम्स है? 22 टाइम्स। तो जो कि डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है पानी में, ये हाइड्रेट बनाएगा। तो इसका भी हाइड्रेट स्टेबल होगा। इनका हाइड्रेट आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, बट इनका तो हाइड्रेट के ही फॉर्म में पाया जाएगा और इसमें भी हाइड्रेट ठीक ठाक स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आप फंस सकते थे। हाँ सर, नॉर्मली आपने ये रटा होगा कि अगर क्लोरल है तो हाइड्रेट बहुत जबरदस्त है, अगर ये है टेट्राफ्लोरोएसीटोन तब भी बहुत जबरदस्त है, 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेनॉन या साइक्लोब्यूटेनॉन तब भी अच्छा होगा हाइड्रेट। बट यहाँ गेम फंस जाएगा, इसका भी हाइड्रेट ठीक होता है बिकॉज इक्विलिब्रियम में 23 टाइम्स लगभग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसमें इक्वल है
मतलब इसमें हाइड्रेट उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो वो जेई में क्वेश्चन भी देगा ना तो बेटा ऐसा नहीं देगा, इससे थोड़ा सा बड़ा एल्डिहाइड कर देगा, ठीक है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो हाइड्रेट होता है वो रीजनेबली स्टेबल होता है, ठीक ठाक स्टेबल होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड पानी में जाने पे पूरा घुल जाता है, घुल गया, और उसका हाइड्रेट काफी अच्छा होता है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट आप नोट कर सकते हो। अच्छा, एक थोड़ा सा अनयूजुअल रिएजेंट होता है, उसके बारे में सुना क्या आपने? SeO2। इसमें बताओ क्या बनेगा? तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है ये, बट कई बार ये एग्जाम में आ जाता है। इसका आइडिया होगा ना, क्या बनता है बताओ, बोलो। याद रखना, अल्फा CH2 को, अल्फा CH2 बोल रहा हूँ, वो CO में बदल देता है। मतलब ऐसे याद रखना, क्लीमेंसन, वुल्फ किचनर, इन सब का बदला जो लेता है वो SeO2 लेता है। SeO2, देखो क्लीमेंसन में क्या हुआ था, CO को CH2 में बदला था, और ये CH2 को CO में बदलता है, मतलब रिवर्स काम करता है। बट किस CH2 को बदलता है? तो यहाँ पे तो बेटा अल्फा पोजीशन एक ही है, उसी का CH2। तो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब डाउट नहीं है, क्योंकि एक ही है। बेटा ये बात समझ गए सब लोग? अल्फा का जो यस सर। CH2 होगा उसको CO में बदलेगा। इसमें भी दोनों सेम है, आप किसी को भी बदल दो। अब बात आती है इसमें किसको बदलेंगे, ये है और ये, बताओ किसको बदलेंगे? सर CH2 को। क्यों, ऐसा क्यों? सर रीजन नहीं पता, लेकिन रिएक्शन की है पहले। हाँ, इसको बदलते हैं। बेटा क्या होता है इसका, इसका अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो इसका मैकेनिज्म होता है इनॉल के थ्रू, इनॉल बना के। तो बताओ किस साइड इनॉल इसका ज्यादा स्टेबल बनेगा, बोलो। इनॉल स्टेबिलिटी किस साइड होगा, इस साइड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा या बीच में? बीच में सर। है ना। तो याद रखना SeO2 में अगर मामला फंसता है तो आप कैसे निकलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल से। तो बेसिकली ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सुनो, एक एसिन सान्याल करके बुक है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि SeO2 का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, बट वो भी श्योर नहीं है कि क्या मैकेनिज्म होगा। बट तो अपन को देखने की जरूरत नहीं है इसकी मैकेनिज्म, बट हमें ये पता है कि लोगों ने क्या प्रपोज करा इसका मैकेनिज्म। सो द प्रपोज्ड मैकेनिज्म हमें मालूम है, एंड दैट इज थ्रू इनॉल। तो इनॉल के थ्रू अगर होगा तो वी विल गो विद मोर स्टेबल इनॉल। ये बात याद रख। देखो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अभी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये लिख लो जरा ये पॉइंट।
ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो ये तो इजीली हो जाएगा। दिस इज जोन्स रिएजेंट, तो C6H5 2 डिग्री अल्कोहल को किस में भेजेगा? कीटोन में। SiO2 इसके बगल में तो CH2 है नहीं, इसके बगल वाले CH2 को ही भेज पाएगा, तो C6H5 CO, और SiO2 क्या करता है? CH2 को CO में। उसके बाद दिस इज द क्लासिकल मैकेनिज्म, क्रॉस कैनी सॉरी इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। तो समझ पा रहे हो? इसमें OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ। ये ऐसे आके हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ जाएगा? यहाँ। बाद में पानी है तो क्या हो जाएगा? C6H5CHOH, और यहाँ क्या आ जाएगा? CO माइनस। बोलो बेटा, ये समझ आ गया सभी को? हाँ सर। अरे दिस इज क्लासिकल इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ये तो पता होगा। लीस्ट स्टेरिकली क्राउडेड पे ये अटैक करेगा। C6H5CO CO माइनस H और यहाँ OH, तो ये इसको निकालेगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा ना। उसके बाद H3O प्लस देखो डाला है, जो सारे NaOH को खत्म कर देगा, प्लस यहाँ पे क्या दे देगा?
H, बोलो। और उसके बाद ये तो बड़ी फेमस रिएक्शन है, अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा? याद आ गया? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप लोग ने परकिन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखा है क्या? परकिन कंडेंसेशन का लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन होता है अबाउट परकिन कंडेंसेशन। एक बार आप एक काम करो, सब लोग परकिन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म लिख के ग्रुप में शेयर करो। क्या होता है परकिन का मैकेनिज्म? मतलब मोस्टली लोग गलत सोचते हैं, ठीक है? तो परकिन समझ रहे हो ना? परकिन कंडेंसेशन तो जानते होगे ना? उसका मैकेनिज्म आप लिखो और उसको शेयर करो। परकिन का इतना तो समझ आ गया होगा कि मैकेनिज्म काफी टफ है। तो क्या इसमें याद रखना है कि एक एसिड का एनहाइड्राइड लेना है और उसी एसिड का एक सॉल्ट लेना है, और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिनेमिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट कर देना। और इसको डायरेक्ट करने का तरीका देखो जरा, इसको डायरेक्ट करने का क्या तरीका है? देखो इसको डायरेक्ट करने का तरीका, इसका नेम होता है परकिन कंडेंसेशन। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखना जरा। ये है, बोलो। तो आपको क्या करना है, इसका ऑक्सीजन पिकअप कर लेना है और इसका H2 पिकअप कर लेना। कंडेंसेशन में वाटर ही तो निकलता है, समझना। ये क्या निकला बाहर? बोलो। इसका O, इसका H2, क्या निकलेगा ये दोनों मिलकर? बताओ। पानी। और इसको पानी पिला देना है एनहाइड्राइड को। तो ये एनहाइड्राइड पानी पाके क्या बन जाएगा? बोलो बेटा। COOH। ये समझ आई डायरेक्ट आपको कैसे करना है? यस सर। क्या करना है, जो एल्डिहाइड है उसका O लेना है, इसका H2 लेना है, ये वाटर यहाँ दे देना है। पानी देने के बाद, समझ गए? पानी देने के बाद आपका क्या होगा, ये एनहाइड्राइड ब्रेक हो जाएगा, एसिड और एक एसिड निकल जाएगा। मीडियम कैसा है? बेसिक। डायरेक्ट परकिंग करना आप, ठीक है? अब देखो, अब इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ C6H5CHO प्लस CH3CH2 CO O CO CH2 CH3। क्लियर है बेटा? अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, बताओ बेस कौन सा लोगे? CH3CH2 CO माइनस है, बोलो बेटा। अरे इसी एसिड का, हाँ सर। एक एसिड है ना इसका सॉल्ट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो जरा, इसका O उठाओ और इसका H2 उठाना है, तो अल्फा H वाले का H2 उठाना होता है। इसका क्या उठाना होता है? अल्फा H, बिकॉज यहाँ पे बेस है, अल्फा H निकलते हैं, तो इसका H2 इसका O, तो इसका H2 इसका O अगर होगा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, C6H5CH और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, C6H5CH डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा CCH3, ये C बचा या इस पर CH3 है, और यहाँ क्या आ जाएगा? COOH। बात समझ आई? यस सर। डायरेक्ट परकिन कर सकते हो आप, और परकिन का जो मैकेनिज्म है वो बहुत प्यारा है, 2-3 बार लिख लिख के आप करना, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये कंपाउंड परकिन कर रहा है, ये कंपाउंड परकिन कर रहा है,
और ये कंपाउंड पर्किन कर रहा है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स पर्किन कंडेंसेशन, क्या होगा? सोच के बताओ आंसर। एक में H है, इसमें NO2 है, इसमें NR2। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अच्छा बेटा, इसमें लिखो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप like NO2 in aromatic aldehyde, presence of electron withdrawing group like NO2 in aromatic aldehyde increases the rate of this condensation, the rate of this condensation, while presence of electron releasing group, presence of electron releasing group, ब्रैकेट में लिख लो प्लस M showing group, decreases the rate of this condensation. और इसका जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो क्या है, लिखो पैरा N, डाईमिथाइल अमाइनो, पैरा N, डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड doesn't undergo Perkin condensation. तो इस फैक्ट के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी, देन ए, देन सी। अब देखो इसमें इतने सारे स्टेप हैं, अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, बट द प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। समझ गए? हालांकि इसमें आरडी स्टेप बताना काफी टफ होगा बिकॉज इतने सारे स्टेप हैं, ठीक है। तो इस फैक्ट को ऐसे ही याद रखना।
पर्किन कंडेंसेशन के फैक्ट को ऐसे ही याद रखना, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the rate of condensation and presence of electron releasing group decreases the rate of condensation. ठीक है, तो इसमें एक तो मैकेनिज्म पता होना चाहिए, दूसरा इसका शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। C6H5COH इसका रिएक्शन कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड से। इसमें सबसे पहले डाला C6H5CH2CO -Na, मतलब अब देखो यहाँ पे मैंने सॉल्ट क्या डाला, डिफरेंट डाला और फॉलोड बाई H3O प्लस Na। बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इसमें समझ आया क्या दिक्कत है, जिसका एनहाइड्राइड दिया उसका एसिड उसका सॉल्ट नहीं है, एनहाइड्राइड किसी और का है, सॉल्ट किसी और का है। ठीक है, एनहाइड्राइड किसी और का है, सॉल्ट किसी और का है, इसलिए जबरदस्त है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? ये क्वेश्चन सबने नोट करा? यस सर। इस क्वेश्चन का आप आंसर मेरे को मैसेज करना, इस क्वेश्चन का आंसर मैसेज करना। ठीक है।